प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करेंगे, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और एक बहुत बड़े राजनीतिक चिंतक और विचारक भी थे। अ, जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। और हम सब जानते हैं उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, जो एक पेशे से वकील थे, और उनकी माँ का नाम जो है वह स्वरूप रानी था। इस बात को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बहुत बड़ा झूठ फैलाया जाता है नेहरू को लेकर के, कि नेहरू का खानदान ये था, मुस्लिम था, और इस तरह की बातें की जाती है, और उनकी माँ का नाम एक मुस्लिम महिला का बताया जाता है। ये सब बकवास बातें हैं, झूठी बातें हैं। सत्य ये है कि उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था और उनकी माता का नाम स्वरूप रानी था। और पंडित नेहरू ने अपनी जीवनी में और कई जगह लिखा है कि वह मूलतः एक कश्मीरी परिवार है, कश्मीरी परिवार, ब्राह्मण परिवार जो है वो नेहरू का था। आरंभिक शिक्षा नेहरू की घर पर ही हुई थी। फर्डिन टी ब्रुक्स उन्हें पढ़ाने आते थे, क्योंकि उनका बहुत उच्च कुलीन वंश था और बहुत अच्छा उनका जो हम कहें कि धनिक रूप धन के रूप में भी वह बहुत प्रभावशाली परिवार था नेहरू जी का। इसलिए जो अंग्रेज, क्योंकि वकील थे, उनके पिता प्रसिद्ध वकील थे, इसलिए कई अंग्रेज भी उनके घर पर आते थे, तो उनको पढ़ाने के लिए फर्डिन टी ब्रुक्स आया करते थे। बचपन में उन्होंने चार्ल्स डिकेंस, शर्लॉक होम्स, हॉब्स, मार्क ट्वेन आदि को पढ़ा और उनका प्रभाव उनके ऊपर बचपन में पड़ा। एजुकेशन की जहाँ तक बात की जाए, नेहरू बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे, और उन्होंने बचपन से ही साहित्य में, इतिहास में, इन सब में रुचि लेना शुरू कर दिया था। वेव दंपति जो है ट्रिस्लेनियन द्वारा रचित सिडनी व बेट्रिस वेव ने गेरिबाल्डी, जो इटली का एकीकरण करने वाला था, उनकी जीवनी लिखी थी। वेव दंपति थे सिडनी व बेट्रिस वेव ने उस जीवनी को, गेरिबाल्डी की इस जीवनी को नेहरू ने बचपन में पढ़ा। आरंभिक शिक्षाएं पूरी करने के बाद वह हायर स्कूलिंग के लिए नेहरू जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू लंदन चले गए, और वहाँ हैरो स्कूल में 1905 में उन्होंने प्रवेश लिया। स्कूलिंग पूरी करने के बाद 1907 में उन्होंने लंदन में ट्रेनिस कॉलेज में प्रवेश लिया, और 1910 में उन्होंने साइंस में ऑनर्स की उपाधि प्राप्त की कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। और इस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए ही वे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और बर्ट्रैंड रसेल जैसे विचारकों के संपर्क में आए, जो उस समय के बहुत प्रमुख विचारक माने जाते थे। ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने लंदन से ही लॉ की, बैरिस्ट्री की। 1910 में जब वो लंदन में रह रहे थे, तब आयरलैंड के का एक सिनफिन आंदोलन और महिला मताधिकार आंदोलन चल रहा था, उसको उन्होंने अपनी आंखों से देखा। 1912 में अध्ययन अध्यापन पूरा करने के बाद वे भारत लौट आए, और 1912 में ही भारत लौटने पर उन्होंने अपने पिता के साथ पहली बार बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। और उन्हें ये लगा कि ये जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो बहुत फीका था, बहुत साधारण था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ उसमें नहीं थी और बहुत ज़्यादा उत्साह उसमें नहीं था। और राजनीति की अपेक्षा वह सामाजिक सुधारों की बात उसमें अधिक की गई। फिर वे इंग्लैंड में भारतीयों की संस्था जो थी मजलिस से जुड़े। 1913 में वे संयुक्त प्रांत, जो अब उत्तर प्रदेश है, उसमें कांग्रेस के सदस्य बन गए। 1916 में उन्होंने लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया, और वहीं पर उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से पहली बार हुई। 1916 में उन्होंने कमला नेहरू से, जो कमला कोल थी शादी से पहले, उनसे विवाह किया। और 1918 में उन्हें कांग्रेस महासमिति का सदस्य चुना गया। उन्होंने अपने राजनीतिक जो उनके गुरु रहे हैं, जो उनके मार्गदर्शक रहे हैं, उनके कहने पर 1919 में
जवाहरलाल नेहरू ने पूरे भारत में गाँवों की यात्रा की, गाँवों में वो घूमे। अ, नेहरू के बारे में एक अफ़वाह ये फैलाई जाती है कि वो चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए और उन्होंने बहुत रईस होने के कारण से उन्हें भारत की जो गरीबी है उसका ज्ञान नहीं था, भारत के गाँवों का ज्ञान नहीं था। ये सारी बातें झूठी हैं। हाँ, ये सत्य है कि आनंद भवन इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू के घर जहाँ उन्होंने जन्म लिया, वो एक समृद्ध परिवार था। निश्चित रूप से एक अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति में ढला हुआ वो बहुत समृद्ध परिवार था। लेकिन नेहरू ने बहुत जल्द उन सारी सुख-सुविधाओं को छोड़ दिया था और आप यहाँ देखिए 1919 में नेहरू ने पूरे भारत के गाँवों की यात्रा की। घूम कर के देखा कि भारत का जनजीवन जो ग्रामीण जीवन है, वो कैसा है, उसको बहुत गहराई से उन्होंने अनुभव किया। बाद में जब उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वो इस चीज़ को बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से उठाते भी हैं। भारत की ग्रामीण जनता का चित्रण बहुत महत्वपूर्ण तरीके से वो करते भी हैं। 6 दिसंबर 1921 में असहयोग आंदोलन में उन्होंने गांधी जी ने जो 1920 में असहयोग आंदोलन छेड़ा, उसमें भाग लिया और 6 दिसंबर 1921 को वो पहली बार 6 महीने के लिए जेल गए। फिर आप देखिए नेहरू की ये सच्चाई है, जो आपको बताया जाता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से कि नेहरू ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं भोगा, ऐसा नहीं। नेहरू अपने पूरे जीवन काल में 9 बार जेल गए और पूरे 9 साल जेल में बिताए। आप देखिए जिसको आप कह रहे हैं कि एक चांदी का चम्मच लेके समृद्ध परिवार में पैदा हुआ, वो व्यक्ति 9 साल तक उन्होंने जेल में बिताए हैं, अपने जीवन के 9 साल उन्होंने जेल में बिताए हैं। अ, 1922 में वे इलाहाबाद नगर पालिका के सर्वसम्मत अध्यक्ष चुने गए, लेकिन 1925 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके साथ ही जब चुनाव हुए थे नगर पालिकाओं के लोकल इलेक्शन जब हुए थे, तो राजेंद्र प्रसाद पटना के, विट्ठल भाई पटेल अहमदाबाद के और सी आर दास कलकत्ता के मेयर चुने गए थे। आ, कमला नेहरू जो उनकी पत्नी थी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था और बहुत जल्दी वो बीमार रहने लगी। तब उनको इलाज के लिए नेहरू 1926 में स्विट्जरलैंड ले गए और स्विट्जरलैंड जो रूसों की जमीन थी, जहां पर रूसों जैसे विचारकों का प्रभाव था, समाजवाद के विचारों का प्रभाव था, वहां पर टॉलस्टॉय जैसे लोगों का प्रभाव जिस भूमि पर था, तो वहां जाकर के नेहरू जो है वह समाजवाद के प्रभाव में आए। 1927 में जेनेवा में साम्राज्यवाद विरोधी सम्मेलन में उन्होंने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया और ब्रुसेल में उन्होंने दलित कांग्रेस की जो कांग्रेस हुई, दलितों की जो कांग्रेस हुई, उसमें भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1927 में ही वे रूस सरकार के निमंत्रण पर रूस गए। 1927 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में उन्होंने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा, हालांकि उनके इस प्रस्ताव को माना नहीं गया। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया, तब नेहरू साइमन कमीशन का विरोध में जो पूरे भारत में साइमन गो बैक के नारे लगाते हुए जो जुलूस निकाले गए, तो लखनऊ में ऐसे ही जुलूस का नेतृत्व करते हुए नेहरू ने पुलिस की लाठियों का वे शिकार हुए, उन्हें पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। उसके बाद साइमन कमीशन जब विफल हो गया, तो हम सब जानते हैं पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेहरू कमेटी बनी थी, जो भारत का संविधान कैसे बनाया जाए, क्या हो भारत के संविधान में, इस बाबत सुझाव देने के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, जिसने बाद में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जो इतिहास में नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस कमेटी के सचिव थे। 28 अगस्त 1928 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में वे अध्यक्ष बने और उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज का संकल्प किया। ये लाहौर का अधिवेशन ही था जहां पर कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण आजादी को अपना लक्ष्य बनाया और 26 जनवरी 1930 को वहां पर पहली बार झंडा जो है लाहौर के रावी नदी के किनारे इस अधिवेशन में फहराया गया। पंडित नेहरू मजदूर आंदोलनों से भी जुड़े रहे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक के भी वे अध्यक्ष रहे
1930 के सविना अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। महात्मा गांधी ने, जिसे हम नमक छोड़ो सत्याग्रह कहते हैं, उसमें उन्होंने भाग लिया। 14 अप्रैल 1930 को वे गिरफ्तार कर लिए गए सविना अवज्ञा आंदोलन के बाद। 1931 में उनके पिता मोतीलाल नेहरू का निधन हो गया। 1934 में जब भूकंप आया बिहार में, तो उन्होंने पूरे बिहार का भ्रमण किया। 1935 में जेल में रहते हुए उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। 1936 में वे 2 बार लखनऊ व फैजपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बने, आ, कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इस प्रकार नेहरू 3 बार जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1929 में लाहौर अधिवेशन में, 1936 में लखनऊ और फैजपुर अधिवेशन में। 1936 में कमला नेहरू का, उनकी वाइफ का निधन हो गया, और स्विट्जरलैंड से लौटते हुए जब वो अपनी वाइफ का निधन होने के बाद, उनके अंतिम संस्कार करने के बाद जब वापस भारत लौट रहे थे स्विट्जरलैंड से, तो मुसोलिनी जो इटली का नेता था, तानाशाह था, उसने नेहरू से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन नेहरू ने मुसोलिनी से मिलने से इनकार कर दिया। ये बात ये दिखाती है कि नेहरू जो है वो मुसोलिनी जैसे फांसीवादी और तानाशाही नेताओं के खिलाफ थे। 1938 में कांग्रेस की राष्ट्रीय योजना समिति बनाएगी, जिसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। 1932 में जब सविना अवज्ञा आंदोलन खत्म हो गया और गांधी और नेहरू के बीच में कई बातों को लेकर के जब मतभेद उभरे, उन मतभेदों के बाद भी गांधी ने नेहरू को अपना उत्तराधिकारी कहा, और उन्होंने कहा, गांधी ने नेहरू के लिए, कि मुझे विश्वास है कि जब मैं नहीं रहूंगा तो जवाहरलाल मेरी भाषा बोलेगा। 1939 में नेहरू ने चीन की यात्रा की। 1940 में व्यक्तिगत सविना अवज्ञा में उन्होंने भाग लिया। विनोबा भावे और नेहरू इसके पहले सत्याग्रही थे। 1942 में क्रिप्स मिशन जब भारत आया, तो उसके साथ समझौता वार्ता में उन्होंने भाग लिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। 1945 का शिमला सम्मेलन, जो भारत के संविधान की रचना के लिए अंग्रेजी शासन के द्वारा बुलाया गया था, ऑल पार्टी मीटिंग की गई थी शिमला में, उसमें भी नेहरू ने भाग लिया। आजाद हिंद फौज के सैन्य कर्मचारियों की रिहाई की पैरवी शिमला सम्मेलन में नेहरू ने की। या फिर समझने की बात है कि नेहरू को सुभाष चंद्र बोस के भी खिलाफ खड़ा किया जाता है, जबकि वह दोनों पक्के मित्र थे, और आजाद हिंद फौज के का एक अप्रत्यक्ष समर्थन नेहरू ने किया, और उनके जिन सैन्य कर्मचारियों को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बंदी बना लिया गया था, उनके रिहाई की पैरवी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शिमला सम्मेलन में की। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना जब भारत आई, तो उसके अंतर्गत एक ये प्रस्ताव था कि जब तक देश को आजादी नहीं मिल जाती, तब तक भारत में भारतीयों की एक सरकार कायम की जाएगी, भारतीयों की एक सरकार बनाई जाएगी जो अंतरिम रूप से कार्य करेगी। और इस सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया, और विदेश विभाग, या जिसे परराष्ट्र विभाग कहा गया, उसका चार्ज, विदेश मंत्रालय का चार्ज नेहरू को दिया गया। उस समय हालांकि जो अंतरिम सरकार बनी, उसमें प्रधानमंत्री का कोई पद नहीं था, लेकिन अपने आप में अध्यक्ष तो जो है वो गवर्नर जनरल या वायसराय होते थे, और जो नेहरू थे वो उपाध्यक्ष थे, लेकिन व्यवहार में वह पद प्रधानमंत्री के समतुल्य था। 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा बन गई और संविधान सभा की बैठक हुई, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी 11 दिसंबर को, तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर ही आगे चलकर भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना तैयार की गई। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तो हम सब जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। 1949 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नेहरू ने 11 एशियाई राष्ट्रों का सम्मेलन दिल्ली में बुलाया। 1954 में उन्होंने चीन के साथ अपनी मित्रता जताते हुए पंचशील का सिद्धांत चाउ इन लाइन के साथ स्थापित किया, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे।
लेकिन हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाते हुए भी चीन ने हमें दगा दिया और 1922 में 62 में 1962 में चीन ने भारत पर जब आक्रमण किया तो उससे नेहरू को बड़ा धक्का लगा और वहां से नेहरू को 1963 में आके लकवा का दौरा पड़ा, अटैक आया और उनकी 27 मई 1964 को नेहरू की निधन हो गया। नेहरू अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी वसीयत लिख कर गए है जो इतिहास में बड़ी प्रसिद्ध है और उस वसीयत में नेहरू ये लिखते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी भस्म की एक मुट्ठी इलाहाबाद के पास गंगा में बिखेर दी जाए जिससे वह उस महासागर में पहुंचे जो हिंदुस्तान को घेरे हुए है। मेरी भस्म के बाकी हिस्सों का क्या किया जाए? मैं चाहता हूं कि इसे हवाई जहाज में ऊंचाई पर लाकर ले जाकर बिखेर दिया जाए उन खेतों पर जहां भारत के किसान मेहनत करते हैं ताकि वह भारत की मिट्टी में मिल जाए और इसी का अंग बन जाए। इस प्रकार नेहरू तन मन धन से हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तान की मिट्टी में रचे बसे थे और मृत्यु के बाद भी वह ये चाहते थे कि उनकी देह इसी हिंदुस्तान की मिट्टी में रच बस जाए। तो ये हमारे महान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवन यात्रा थी। नेहरू ने कई किताबें लिखी, वह बहुत बहुत ही जैसा मैंने कहा इतिहास में बहुत रुचि रखने वाले व्यक्ति थे और उन्होंने अपनी कलम से इतिहास पर आधारित कई पुस्तकें लिखी। इसके अलावा साहित्य उनकी जो लेखनी है वो एक गजब का साहित्य रचने में माहिर थी और उन्होंने एक गजब का साहित्य हमारे सामने रखा। कई किताबें उन्होंने लिखी। सब सोवियत रूस की यात्रा के बाद उन्होंने सोवियत रशिया पे 1928 में एक छोटी सी किताब लिखी। उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी, प्रियदर्शनी जिसे वो कहा करते थे, प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी को कई खत लिखे और वो बाद में उनके वो जो खत थे जो बचपन में इंदिरा गांधी को उन्होंने लिखे वह लेटर्स फ्रॉम फॉर्म हो गया है, गलती से इसे फ्रॉम पढ़े, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर प्रकाशित हुई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया उन्होंने लिखी, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री उन्होंने लिखी एंड अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, इंडियन एंड वर्ल्ड उन्होंने लिखी, द क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेजेस 1937 में उन्होंने लिखी, 18 मंथ्स इन इंडिया 1938 में उन्होंने लिखी, वेयर आर वी 1939 में उन्होंने लिखी, चाइना स्पेन एंड द वॉर ये किताब उन्होंने लिखी, टुवर्ड फ्रीडम 1941 में उन्होंने लिखी, द यूनिटी ऑफ इंडिया 1941 में उन्होंने लिखा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1947 में उन्होंने लिखी, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स उन्होंने लिखा, लेटर्स टू हिज सिस्टर्स जो विजय लक्ष्मी पंडित उनकी बहन थी उनको जो लेटर्स लिखी वो 1963 में प्रकाशित हुए, विजिट टू अमेरिका 1950 में जो अमेरिका की उनकी यात्रा थी उस पर भी उन्होंने लिखा। इसके अलावा एक्सपर्ट्स फ्रॉम हिज राइटिंग्स एंड स्पीचेस ये उनके जो उनकी राइटिंग्स है नेहरू की और स्पीचेस है वो प्रकाशित हुई। सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू 8 वॉल्यूम में भारत की सरकार ने प्रकाशित किया है। इसी तरह बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस जवाहरलाल नेहरू स्पीचेस ये 4 वॉल्यूम में प्रकाशित है जो हम पढ़ सकते हैं। नेहरू पर प्रभावों की अगर बात की जाए तो नेहरू पर सबसे पहला प्रभाव उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू का पड़ा जो बहुत विचारों से तार्किक और यथार्थवादी थे, वैज्ञानिक तरीके से सोचते थे और हम नेहरू को जब पढ़ेंगे या नेहरू की जब हम बात करते हैं तो या नेहरू के जीवन को हम देखते हैं तो नेहरू वैज्ञानिक सोच वाले साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले व्यक्ति थे और वह झूठी आस्थाओं में विश्वास नहीं करते थे, वह बहुत तार्किक थे, बहुत यथार्थवादी थे और ये तार्किकता ये यथार्थवादिता उनके पिता से उनमें आई। नेहरू पारलौकिकता में विश्वास नहीं करते, वह यही लोग यानी यही संसार ये संसार जो हमें दिख रहा है हमारी आंखों के आगे जो दिख रहा है ये जो गोचर संसार है यही सत्य है। ऊपर कोई दूसरा परलोक या जो ईश्वरीय सत्ता है ऐसी कोई सत्ता या ऐसा कोई परलोक जहाँ स्वर्ग या नर्क होगा
इसमें नेहरू को विश्वास नहीं था, पंडित मोतीलाल नेहरू को, और जवाहरलाल नेहरू भी इसमें विश्वास नहीं करते थे। किसी संस्थागत धर्म जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इस तरह के संस्थागत धर्म में पंडित जवाहरलाल नेहरू को विश्वास नहीं था, और पंडित मोतीलाल नेहरू को विश्वास नहीं था, और उनके बेटे नेहरू ने भी उन पे विश्वास नहीं किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रभाव, जिसमें एनी बेसेंट, ब्रूक्स, बर्ट्रैंड रसेल, जो उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई जो आध्यात्मिकता की बात करती थी, एक इहलोक में रहते हुए आध्यात्मिकता की बात करती थी, उस थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रभाव भी पंडित जवाहरलाल नेहरू पर पड़ा। और इन सब प्रभावों के कारण से, जैसा मैंने कहा, नेहरू झूठी आस्थाओं और अंधविश्वासों से हमेशा दूर रहे। फिर एक बड़ा प्रभाव नेहरू के जीवन पर महात्मा गांधी का है। उन्होंने कई आंदोलनों में गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के भाग लिया। गांधी के सबसे निकट वह रहे। इसलिए गांधी के जो शांति, अहिंसा और सत्याग्रह के पाठ की का जो विचार था, उसकी छाप नेहरू के ऊपर स्पष्ट रूप से थी, और नेहरू भी शांति, अहिंसा और सत्याग्रह की बात किया करते थे। लेकिन गांधी का की जो धार्मिकता वाला रुझान है और जो ईश्वर के प्रति उनका जो रुझान है, उससे वे गांधी से प्रभावित नहीं हुए। उनके आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, या जैसे हम धार जो अपने उद्गम के बारे में जो हम प्रश्न, आध्यात्मिक प्रश्न करते हैं, इस आध्यात्मिकता के संदर्भ में अगर हम नेहरू को देखें तो वो केवल नैतिक प्रभाव जो है उनके ऊपर गांधी का है, शेष प्रभाव उन पर नहीं दिखता। गांधी पर वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता कार्ल मार्क्स के विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ा। और कई बार जब हम नेहरू का विवेचन करते हैं तो कई लोग नेहरू के विचारों को मार्क्स के निकट रखते हैं और उन्हें एक मार्क्सवादी के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। जो उनकी किताब है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, उसमें उन्होंने मार्क्स की शब्दावली या ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो उनका सिद्धांत है, उसका उन्होंने प्रयोग किया। मार्क्स की तरह है वह यथार्थवाद की, रियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करते हैं, वैज्ञानिकता की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं। हालांकि क्लास स्ट्रगल का जो विचार मार्क्स का था, श्रमिकों और पूंजीपतियों के बीच वर्ग संघर्ष की जो बात कार्ल मार्क्स किया करते थे, नेहरू उससे सहमत नहीं थे। आ, फिर नेहरू को के दर्शन को अगर देखा जाए तो नेहरू का दर्शन या जिस जो फिलोसफी है, नेहरूवियन फिलोसफी है, वो कांट की अपेक्षा हमें स्पेंसर के ज्यादा नजदीक नजर आती है। क्योंकि नेहरू ये नहीं मानते कि कोई जगत हमारी दृष्टि से या हमारी मस्तिष्क के चिंतन से परे है। आ, उन्होंने कहा कि हम जो कुछ हमें दिख रहा है, जो बस सब कुछ हमारे चिंतन के दायरे में है, उसके बारे में हम विचार कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं। अपनी ऑटोबायोग्राफी में नेहरू चंगेज खां की प्रशंसा करते हैं है, और वो कहते हैं कि प्राय मैं इस विश्व की ओर देखता हूँ, मुझे गहन रहस्यात्मक का ज्ञान होता है। यह रहस्य क्या है ये मैं नहीं जानता, मैं उन्हें ईश्वर नहीं कहता, क्योंकि ईश्वर शब्द के वे अर्थ लगाए जाते हैं जिनमें मैं विश्वास नहीं करता। मैं किसी देवता अथवा किसी अज्ञात सर्वोच्च सत्ता जिसका स्वरूप मानव जैसा हो की कल्पना करने की क्षमता अपने में नहीं पाता। मतलब जो मानवीय रूप में ईश्वर की बात जो हमारे हिंदू माइथोलॉजी में है, उसको नेहरू स्वीकार नहीं करते। एक व्यक्तिगत जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इनका जो विचार है उसको नेहरू स्वीकार नहीं करते। वह कहते हैं कि एक व्यक्तिगत ईश्वर का विचार मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है। बौद्धिक दृष्टि से कुछ सीमा तक मैं अद्वैतवादी विचारधारा का समर्थन करता हूँ, और मैं वेदांत के अद्वैत दर्शन की ओर आकर्षित हुआ हूँ, जो आत्मा और परमात्मा को एक मानती है, अलग अलग नहीं मानती। उस अद्वैतवादी विचारधारा का नेहरू समर्थन करते हैं। किंतु साथ ही वेदांत तथा अन्य प्रकार के अन्य दर्शनों के अनंत के संबंध में अस्पष्ट और अमूर्त चिंतन से मैं भयभीत हो उठता हूँ। प्रकृति की परिपूर्णता और विविधता मुझे स्पंदित कर देती है। मैं पुराने भारतीय अथवा यूनानी और सर्वेश्वरवादी वातावरण में सुखी होने की कल्पना कर सकता हूँ, किंतु उसके साथ ईश्वर और देवताओं की जो धारणा संबंधित थी वह मुझे प्रिय
नहीं लगती। यानी जो प्रकृति की जो धारणा है, जो वेदों का जो दर्शन है हमारा, जो प्रकृति की परिपूर्णता की बात करता है और प्रकृति में जो विविधता है, उस विविधता से नेहरू आकर्षित होते हैं, उस दर्शन से वो आकर्षित होते हैं, लेकिन वे प्रकृति को एक देव रूप में या ईश्वरीय रूप में बदल देने को स्वीकार नहीं करते। इन सब के अलावा नेहरू पर पीटर ऑस्कर वाइल्ड का प्रभाव है, जॉन स्टुअर्ट मिल का प्रभाव है, गैल्डस्टोन का प्रभाव है, जॉर्ज बर्नार्ड शो के साहित्य का प्रभाव है। उनके ऊपर सोवियत रूस की व्यवस्थाओं का प्रभाव है, ब्रुसेल्स का प्रभाव है, स्विट्जरलैंड और जेनेवा का प्रभाव है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो नेहरू में कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद है, भारत का द्वैत वेदांत का दर्शन है, गांधी का मानववाद है, ब्रिटेन का उदारवाद है और फेबियन समाजवाद है। इन सब ने नेहरू के मानववाद को गढ़ा है और इसीलिए आलोचकों ने उन्हें हेमलेट ऑफ इंडिया कहा कहा है। थैंक यू वेरी मच।